सम्मानित जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते आते हैं, उनके स्वागत के लिए मैं हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र संगठन श्री भैया जितेंद्र जायसवाल एवं हमारे समिति के सह सचिव श्री राजेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे पालकों का स्वागत। हमारे समिति परिवार से हमारे बीच मंच पर उपस्थित है सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके स्वागत के लिए मैं समिति परिवार से सम्माननीय श्री सतीश जी मुगा को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत। हमारे विद्यालय के पूर्व प्राचार्य एवं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित श्री आशीष जी का भी स्वागत करें। स्वागत की इस सुमधुर बेला के पश्चात आज हम सभी जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, हम उसी कार्यक्रम की ओर अग्रसर होते हैं। मैं थोड़ा सा परिचय इस कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे दिन है विद्यार्थी नित्य नए आयाम की आई और नित्य नए आयाम तक पहुंचती आई। उसी क्रम में विद्या भारती के लिए कार्यकर्ता जो देवपुत्र के संपादक भी हैं, सम्मानीय श्री गोपाल माहेश्वरी द्वारा रचित एक गीत जिसमें संगीत दिया है दिल्ली के आचार्य श्री गुलशन जी ने। उस गीत का विमोचन इस पावन मंच से होने जा रहा है। मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे इस गीत का विमोचन करें, साथ ही में आप सभी लोग इस गीत को श्रवण करें। जोरदार करतब ध्वनियों से इस गीत का स्वागत करें। आप सभी के समक्ष गीत प्रस्तुत होने जा रहा है। सभी से मेरा निवेदन है कि अपने स्थान पर जाकर और अपने स्थान पर खड़े होकर से इस
स्वतंत्रता का अमृत उत्सव जन गण मन पर्व महान रहे वीर सभी में हुए शहीद जो बलिदान हुए उनका वंदन करने का महापर्व है यह निश्चय कष्ट सहे मारे समान के सती समान के सती स्वतंत्र सूर्य जय मुक्त अरे डिस्प्ले तो यही चल रहा ना, वहां से आ रहा धीरे से वो कैसे बंद होता हाँ यार फूल है ये ना स्टेज पे यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा और विद्या भारती के अनेक विद्यालयों में इसका मंच से प्रस्तुतिकरण भी होगा और आप सभी इसे यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। दिखेगा ना भारत के लाल वो करते कमाल है, सीमाओं पे सीना तान के खड़े रहे, पत्थरों की मार झेले, गोली की बौछार झेले, बावजूद इसके वो डट के खड़े रहे।
तो डर से खड़े रहे वो हटी ना रहे वो हटी ना रहे दुश्मनों के दुश्मनों के खड़े रहे तेजस से लहू की धार नदियों से बहे वीर वीर मोती पर फोन ही नहीं उठा के यार, खड़े रहे इसको वीर यहीं से मोती करता हूँ। रंग से पकड़ के खड़े रहे। आज हमारा सौभाग्य है जी भाई साहब, कि हम सबके बीच देश के जी सपूत भाई साहब। वीर सैनिक जिन्होंने कश्मीर में हाँ ये अनम्यूट कर देते बार बार यार, मुठभेड़ के थोड़ा सा समय वो गड़बड़ हो रहा है, फिर इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हाँ आ रही थी इस परिवार के पर वो सदस्य इको है हॉल में, बहुत ज्यादा इको भैया है। संदीप यादव इस परिवार के सदस्य हाँ थे हाँ ठीक ठीक हमारे ठीक। बीच। उनके सम्मानीय पिताजी ओहो श्री कांतिलाल जी यादव उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आए और मुझे लगता सम्मानीय है ऑफलाइन काट ही अतिथियों दूं से भी इसको। अनुरोध करता हूँ कि वे पावन मंच से इस वीर सपूत का सम्मान करें। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि देवास जिले में कई तहसील और कई गांवों से हमारे भैया सैनिक के रूप में देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। कर न परिवार की चिंता कर मात्र अपने देश के लिए सजग और समर्पित परिवार के सदस्यों का हम स्वागत करते हैं करतल ध्वनियों से, जोरदार करतल ध्वनियों से भैया संदीप यादव को याद करते हुए हम बोलो भारत माता की। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल हम सभी के लिए बड़े कठोर हैं। जब हम घर से बाहर भी निकलने में डर लगता था, तब हमारे डॉक्टर देवदूत बनकर अग्रणी श्रेणी में हमारे साथ खड़े थे और उन मरीजों की देखभाल करने में लगे थे जिनका ध्यान उनके परिवार वाले भी नहीं रख रहे। तो ऐसे ही देवदूत आज हमारे बीच उपस्थित है। इस विद्यालय और पावन मंच का सौभाग्य है कि हम ऐसे देवदूतों का इस पावन मंच से सम्मान करने जा रहे हैं। मैं सम्माननीय डॉक्टर सौरभ शर्मा और डॉक्टर अश्विनी सोनगरा से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि उनका साल स्वीपर के साथ स्वागत। सम्मानीय डॉक्टर जोरदार करतल ध्वनि से हमारे दोनों भारत वो देश है जहां सैनिक भी हैं जो सीमाओं पर खड़े रहते हैं और ऐसे देवदूत डॉक्टर भी हैं जो हमारे समाज में खड़े होकर उस अदृश्य दुश्मन से हमारे लिए लड़ते हैं जो हमारे सामने भी नहीं है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से पुनः हमारे डॉक्टर साथियों का स्वागत करें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आप सभी हॉल में और मंच पर 3 मोबाइल देख रहे हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की लाइव लिंक सभी समूहों में गई है और ये पूरा कार्यक्रम लाइव यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी जानते हैं कि आज 14 अगस्त है और भारत माँ के सीने पर इसी दिन कई से जख्म दिए गए थे। कुछ उन्हीं बातों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। 14 अगस्त एक तारीख नहीं, एक संकल्प है कि हम फिर से इस भारत को अखंड बनाएंगे। हम फिर से पुण्य की धरती की रज को माथे से लगाएंगे। फिर से पुण्य की धरती की रज को माथे से लगाएंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत माता को इतिहास में कई लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खंड खंड किया। आज वही खंड हमारे लिए नासूर बन गए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि भारत का भूभाग चीन और अमेरिका जैसे देशों से भी बड़ा। भारत में से टूट कर आज 15 देशों का निर्माण हुआ है। उन 15 देशों का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। सबसे पहले भारत से जो भूभाग अलग हुआ था
वो था ईरान, जिसका प्राचीन नाम इरियाना था, जो पूर्व काल में आर्यों की भूमि हुआ करती थी और आज वहां मुगलों का शासन था। दूसरे क्रम में भारत से अलग हुआ कंबोडिया नाम का देश। इतिहास बताते हुए मैं आपके सामने विषय रखना चाहूंगा कि कंबोडिया नाम के एक ब्राह्मण के नाम पर इस देश की स्थापना की गई थी। ये भी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा था, जो आज हमसे अलग हो चुका है। तीसरे क्रम पर एक देश अलग हुआ, वियतनाम। इस देश का पहले नाम चंपा था और 1825 में यह हिस्सा भी हमारे देश से अलग हो गया। चौथे क्रम पर जो देश हमसे अलग हुआ था वो था मलेशिया। पहले हिंदू बाहुल्य देश ये था, पर धीरे धीरे यहाँ की आबादी मुस्लिम होती गई और धीरे से यह देश भी हमारे देश से अलग हो गया। पांचवें क्रम पर जो देश हमसे अलग हुआ वो था इंडोनेशिया। इस पूरे देश की आबादी हिंदू आबादी थी और धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम माहौल होता गया और धीरे धीरे पूरा देश मुस्लिम हो गया। इस बात के प्रमाण आज भी इंडोनेशिया में उपस्थित है। इंडोनेशिया का जो माली द्वीप है वहां पर आज भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर स्थित है। सातवां देश जो हमसे छठा देश जो हमसे अलग हुआ था वो था फिलीपींस। इस देश में भी हिंदू बाहुल्य लोग रहते थे। मुसलमानों ने आक्रमण कर इस देश को भी हमसे अलग कर दिया। आज भी इस बात का प्रमाण वहां के रीति रिवाज रहते हैं जिनमें हिंदू धर्म की छवि दिखाई देती है। सातवां देश अफगानिस्तान। हम सभी जानते हैं महाभारत काल में धृतराष्ट्र की भार्या गांधारी इसी देश से आई थी, इसको प्राचीन समय में गांधार कहते हैं। आज वो भी हमारे देश का हिस्सा नहीं रहा। आठवां देश जो हमसे अलग हुआ वो है नेपाल। नवा देश जो भूटान देश के नाम से जाना जाता था वो भी हमसे अलग हुआ, जो आज वर्तमान में भूटान के नाम से जाना जाता है। 10वां देश तिब्बत। चीन ने युद्ध कर इस हिस्से को हमसे अलग कर दिया और ये भी आज भारत का हिस्सा नहीं है। 11वां देश 1935 में हमसे अलग हुआ, जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इस देश का नाम ताम्रपानी था। अंग्रेजों ने यहाँ अपना वर्चस्व बढ़ाकर इस देश को धीरे धीरे हमारे देश से अलग कर दिया। 12वां देश जो हमसे अलग हुआ था वो था म्यांमार। पूर्व समय में इसे ब्रह्म देश और बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1937 में यह हिस्सा भी हमसे अलग हो गया। 13वां देश जो हमसे अलग हुआ वो श्याम देश के नाम से जाना जाता था और वर्तमान समय में उसे हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं। और हम सभी जानते हैं, बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि हमारे दो अभिन्न अंग, हमारी भुजाएं 1947 और 1971 में काट दी गई, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने। तो अखंड भारत संकल्प दिवस के दिन ये छोटा सा इतिहास मैंने आपके समक्ष रखा है कि ये भरत भूमि खंडों में नहीं थी, ये अखंड थी। हम आज संकल्प लेते हैं कि खंड की गई इस भरत भूमि को फिर से अखंड करेंगे, फिर से अखंड करेंगे। कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमें हमारे सम्मानीय अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके पूर्व अमृत वचन के लिए मैं जितेंद्र जी जयसवाल को आमंत्रित। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल तो विशाल भुजाएं हैं। विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट तो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले में इसके कुंतल केस है। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। व्यक्तिगत गीत के लिए आमंत्रित है पूर्व छात्र बहन शैलजा त्रिवेदी। ज्योति मंदिर में सजे, ज्योति मंदिर में जग,
राष्ट्र का आंगन सजेगा, राष्ट्र का आंगन सजेगा, एकता का दीप जननी, एकता का दीप जननी, प्राणों से ज्योति रहेगा, ज्योति मंदिर में जल, राष्ट्र का आंगन सजेगा, एक बन के सुना सब, एक वीर एक माँ की पुत्रियाँ सब, एक संस्कृति में पली, एक शाश्वत शांत भारत, एक शाश्वत शांत भारत, कंठ से मुद्रित रहे, ज्योति मंदिर में जले, राष्ट्र का आंगन सजेगा। और मैं सम्मानित श्री शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। मानव प्रांत के वापसी के तत्वाधान में आज के इस राष्ट्र के विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान विद्यावादी सचिव सम्मान्य जगदीश नंदा जी, हमारे प्रांत प्रमुख पंकज कुमार जी, समिति के इस विद्यालय की समिति के सम्मान्य जजी जलाजी रघुवंशी जी, पीछे बैठे हुए सम्मान्य आचार्य राय सिंह जी, सम्मान्य जी, और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका बेटा माँ भारती के लिए शहीद हुआ संधि से सम्मानित संधि साहब, और कोरोना के काल में साक्षात ईश्वर के रूप में जिन्होंने मानवता की सेवा की, ऐसे सम्मानीय डॉक्टर मिली सुंदरा जी, डॉक्टर सौरभ शर्मा जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति पत्रकार बंधु, आज का यह प्रसंग निश्चित रूप से फिर से उस संकल्प हमारा देश खंड था जिसको छोटा किया गया, तोड़ा गया, कभी संघर्ष से तोड़ा गया तो कभी छल से, क्योंकि 14 अगस्त तक देश अखंड था और जब आजादी मिली तो खंडित आजादी, खंडित भारत मिला। बड़ा भगवान गलत चला गया, राज समाज इसने के आंदोलन में इसका संकल्प था, सपना था कि हम स्वतंत्र भारत में हमारा जीवन आगे बीतेगा।
देश के विभाजन में तो इसका परिणाम हमने मानकर होता है, होगा है और आज भी भोग रहे हैं। आज भी हम आतंकवाद के रूप में, आज भी हम षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। जो आजादी का आंदोलन मिलकर लड़े, जिनका संकल्प एक था, जिनकी ताकत एक थी, क्या बात थी कि हमसे अलग हो गए और क्या बात थी कि हम झुक गए। इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए फिर से हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को उस स्वरूप में देखना चाहते हैं जिसके कारण हम दुनिया में विश्व तो केवल भूभाग कटे ऐसा नहीं, इस देश के साथ जो षड्यंत्र हुए और आज हम सबके सामने चुनौती है, चैलेंज है, केवल सीमाएं छोटी हुई ऐसा नहीं, यहाँ की मान्यताओं को, यहाँ के विश्वास को, यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के वैभव को किस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया। जब हम शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो तलवारों से हमारे देश पर खून खराबा हुआ, लेकिन वो लोग भी इस देश की उस ताकत को, जो ताकत यहाँ के समाज में थी, उसको समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग व्यवसाय करने आए, और अपना राज्य स्थापित कर लिया, और जब राज्य स्थापित किया तो यहाँ के वैभव को देख करके, यहाँ की संपदा को देख करके उनके मन में लंबे समय तक स्थायी रूप से इस भूमि पर राज्य करने का मोह जगा, और इसलिए उन्होंने भारत के उस रमणीय वृक्ष को, उसकी जड़ों को तोड़ लेने का काम प्रारंभ किया, उसको नष्ट करने का काम प्रारंभ किया, षड्यंत्र से प्रारंभ किया। जो समाज आधारित शिक्षा व्यवस्था थी, उसको नष्ट करने का बड़ा षड्यंत्र देश में अंग्रेजों के बाद में सब देखते हैं, उन्होंने कानून बनाए भारत की शिक्षा का सर्वे के नाम पर, बाद में मेघालय धरती पर आया, अपने देश की ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के प्रस्ताव रखा तो भारत के समाज का वर्णन, भारत के लोगों का जीवन मूल्यों का वर्णन, भारत की जो भौतिक संपदा थी उसका वर्णन करते करते तो सदन में बोला कि यदि हम इसको समाप्त नहीं करेंगे, यदि इनको स्थायी राज्य करना है तो इसको सबको समाप्त करना होगा, और भारत के लोगों में जो स्वाभिमान का भाव है, उस स्वाभिमान के भाव को समाप्त करने वाली शिक्षा नीति भारत में लागू करनी होगी। और इसलिए मैं एक प्रस्ताव, इस षड्यंत्र उस समय से प्रारंभ हुआ
800 साल के आक्रमणों में भारत की ओर शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। समाज आधारित शिक्षा व्यवस्था, लाखों गुरुकुल उस समय मैं तो बहुत कम पढ़ा हूं, लेकिन डॉक्टर धर्मपाल जी ने किताबें लिखी है, लिखा है गांधीवादी विचारक, उन्होंने 18वीं सदी का पूरा शिक्षा का वर्णन जब किया, लोग जिन लोगों ने भेदभाव पैदा करने की कोशिश की, जाति के आधार पर भेद पैदा करने की कोशिश की, धर्म के आधार पर भेद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले का जो वर्णन है वो ये नहीं कहता है कि भारत की शिक्षा में जाति के आधार पर भेद था, धर्म के आधार पर भेद था। गुरुकुलों में सभी जातियों के, गरीब, अमीर, जाति, धर्म, सब प्रकार के लोग अध्ययन करने आए। छूट थी, कोई भेदभाव नहीं था। आचार्यों ने भी, आचार्य थे तो केवल ब्राह्मण कुल के होंगे ऐसा नहीं था, उसमें भी सभी वर्ग के सभी लोग आचार्य होते थे। ये वर्णन धर्मपाल जी ने स्वयं, और ये सारी चीजों का जो उन्होंने अध्ययन किया है वो सब अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट से लेकर के, वहां के गजट से इकट्ठे करके, तो सारा एक अध्ययन करके सब उसमें एक साथ वो किया। इसका मतलब भारत की शिक्षा व्यवस्था वो थी, ये तो हम 1833 तक उन्होंने जो दुष्चक्र चलाया, और उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ 1833 के बाद में 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त को हम खंडित हो गए। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। 48-49 में जब शिक्षा को लेकर के आयोग कमीशन बना, राधा कृष्ण आयोग, तिलक कमीशन, उस समय की परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने कई सारे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव उन्होंने ये भी दिया, शिक्षा का, भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। मैं किसी अंग्रेजी भाषा का विरोध के नाते इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं एक 110-15 सालों में किस प्रकार से देश के राष्ट्रभक्त लोगों का मानसिकता, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से सिस्टम को चलाने की कोशिश की, शिक्षा व्यवस्था को सरकारीकरण करने की कोशिश की, और उसमें से जो कुछ दिया हमको, तो आजाद भारत के वो नेता दिए जो मानसिक रूप से अंग्रेजी के गुलाम हो चुके। अंग्रेजी जरूरी है, हो सकता है, लेकिन हमारा अपना कुछ है ही नहीं, उसके बगैर कुछ काम चलेगा नहीं। इस प्रकार का एक वातावरण हमारे देश के कर्णधारों के मन में बैठ गया, और इसलिए गुलामी की जो जंजीरें थी, राज के आधार पर हम तंत्र हो गए, हमने अपने तंत्र बना दिया, हमने हमारा सिस्टम बना दिया, लेकिन शिक्षा की जो व्यवस्था थी, शिक्षा का जो पूरा सिस्टम था, उसको बदलने की जब आवश्यकता 47-48 में थी, समय समय पर कुछ प्रयास हुए होंगे, थोड़े बहुत उसमें सकारात्मक भी थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने तो 1975 में समग्र क्रांति का आह्वान किया, तो समग्र अमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में होना चाहिए। लेकिन नहीं, 1986 में राजीव गांधी जी ने
थोड़ा प्रयास किया, लेकिन पूरे समाज को वो व्यवस्था जोड़ नहीं पाई। और इसलिए आज हम ये शिक्षा जिस प्रकार से देश की सीमाएं छोटी हुई है, संकुचित हुई है, उसी प्रकार से इस देश की आत्मा, यहाँ की समाज की शक्ति थी, उसको भी अंग्रेजों ने तोड़ा है, समाप्त किया है। लेकिन 2020 में इस यहाँ के समाज ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने, यहाँ के शिक्षाविदों ने कहते हैं कि आजादी के बाद में इतना बड़ा मंथन किसी दूसरे विषय पर नहीं हुआ है, लोगों के सुझाव किसी दूसरे विषय पर नहीं हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा मंथन नहीं हुआ है जितना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर। इस देश को अपने पैरों पर खड़ा करना, अपनी ताकत के बल पर खड़ा करना, अपने पुरुषार्थ के बल पर खड़ा करना, अपने ज्ञान के बल पर खड़ा करना, और भारत के उस ज्ञान को भी संजोना जो ज्ञान सदियों से इस देश के लोगों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियां देखा है, जिसके आधार पर भारत, क्या हम अपने लोगों पर गर्व कर सकते हैं? इसका भाव लोगों में पैदा कर, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास अच्छा लगा। और मैं आज तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि विद्या भारती ने भी उसमें, विद्या भारती का काम पहले से इस ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन और गति से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में और गति के साथ में उस पर काम करना प्रारंभ किया है। आज की जो गीत की प्रस्तुति जो विमोचन किया गया, सचमुच में लोगों के उस भाव को व्यक्त करने का है। एक बड़ा माध्यम बनेगा जिसमें कष्ट भी है, दुख भी है देश के विभाजन का, लेकिन अपने देश को फिर से उस स्थान पर पहुंचाने का संकल्प भी है। दुनिया के सामने हम विश्व गुरु के स्थान पर अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत माता को स्थापित कर सके। इस अभियान में जब इतिहास लिखा जाएगा तो विद्या भारती का योगदान भी दर्ज होगा, विशेष रूप से दर्ज होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का काम केवल एक दो दिन का नहीं होता, पीढ़ियां लगती, और वह काम विद्या भारती द्वारा हो रहा है। मैं सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। हम सब लोग मिलकर के देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोग निर्माण करते चले, लोग बनाते चले। जिनमें संवेदनाएं हो, समाज की संवेदना हो। हमने कोरोना का विपरीत काल देखा है, दो प्रकार की मानवता सामने दिखी है। एक वो लोग दिखे हैं जो जीवन दांव में लगा करके कष्ट उठा करके लोगों की मदद करने आ गया है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ हो, अपने जीवन को दांव पे लगा कर थे, उसके कारण से अपने बीच पाए नहीं, लेकिन उन्होंने अपना धर्म निभाया। उन्होंने जिस शिक्षा से जो संवेदनाएं प्राप्त की थी, उस संवेदनाओं को अपने जीवन में करके दिखा दिया, मानवता की सेवा कर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग लेकर ऐसे भी है, ऐसे भी दिखे जो इस संकट के काल में भी स्वार्थ का अवसर ढूंढते भी है, स्वार्थ, जिन्होंने मानवता को कलंकित करने का काम किया। और इसलिए ये जो अभियान है, ये ऐसे लोगों का निर्माण करना, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना
जो देशभक्त हो, सामाजिक संवेदना लेते हुए हो, अपने समाज के लिए कुछ करने की उनके मन में हमेशा प्रेरणा बनी रहे। इसलिए मैं विद्या भारती के कार्य को, के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्रणाम करता हूँ। आप जिस प्रकार से गति से सब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी अपनी आंखों के सामने ऐसे समाज का निर्माण करके फिर से भारत माता को उस गुरु के स्थान पर राजित करेंगे। आपने मुझे आज बुलाया, मुझे आना यहाँ हुआ। फोन आया शाम के समय का, तो मैंने कहा जल्दी करो, मेरे कारण आपको टाइम भी बदलना पड़ा, इसलिए मैं मुझे वहाँ के झंडा वंदन में शरीक होना है, लेकिन आपको बहुत लेट पहुंचना होगा, इसलिए मैंने निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हमारे बीच हमारे मालवा प्रांत के सचिव महोदय भी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी हमें आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द। माँ वीणा पानी इस सभागृह में आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर रहे हमारे प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार और विद्या भारती मालवा प्रांत के प्रांत प्रमुख श्री पंकज जी पवार, इस विजयनगर शिशु मंदिर संचालक समिति के अध्यक्ष श्री कैलाश जी रघुवंशी जी भाई साहब और सामने उपस्थित माननीय श्री राज सिंह जी चिन्हावत जी, इस विद्यालय में काफी योगदान रहा। और आज जिस कार्यक्रम में ऐसे सैनिक जिनको हम पर गर्व है, ऐसे सैनिक जो शहीद हुए उनको मैं नमन करता हूँ। संदीप जी यादव, उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका दर्शन हमको आज प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, उनका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस कोविड काल में जिस तरह अपना तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित जिस भावना से समाज के सेवा कार्य में अनवरत लगे रहे, ऐसे हमारे सामने बैठे हुए जिनका सम्मान करने के हमें गर्व अनुभव होगा, ऐसे डॉक्टर श्री अश्विनी जी सोनगरा जी और डॉक्टर श्री सौरभ जी शर्मा जी, और आज जिस काव्य की या गीत की हमने यहाँ माननीय मंत्री जी ने इसका विमोचन किया, गोपाल जी महेश्वरी उनके द्वारा रचित है। और वो तो यहाँ उपस्थित अभी आज नहीं है, लेकिन कविता के मर्मज्ञ और ऐसे हमारे मार्गदर्शक देव कृष्ण जी व्यास जी भाई साहब, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री इंदिरा शर्मा जी और उपस्थित सभी आचार्य और दीदी और पूर्व छात्र भैया बहन और गणमान्य नागरिक बंधु। अभी मंत्री जी ने जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कहा, मैं उस ओर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी कुछ सबको भी आगे जाना है, उन्होंने बोल ही दिया है। लेकिन जो ये गीत वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? समय समय पर हमारे गीतकार, कविगण समाज को जागृत करने का कार्य करते हैं और उसी का परिणाम है कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति और ये अभी जीवित है।
और अनवरत आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे ही एक गीत आज विमोचन हुआ आदरणीय भाई साहब के कमलों द्वारा। निश्चित रूप से इस यहाँ पर देश इस गीत को सुन रहा है, इस कार्यक्रम को सुन रहा है। कल 15 अगस्त के दिन प्रत्येक विद्यालय में यह गीत गुनगुनाएगा और एक जागरण का कार्य करेगी। इस गीत की जो भाव है, नवयुग की नवगति नवलय, ये जो नवयुग हमारा हम देख रहे हैं, इसकी गति एक लयबद्ध तरीके से हम देख रहे हैं और इसके साथ चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ रहे होकर निर्भय, ये जो गति चल रही है इसके साथ हम निर्भय होकर खड़े रहे। जब भी देश पे कोई संकट आए, कोरोना काल जैसा कोई महामारी आए, हम तन मन धन से उसमें अर्पित करते हुए और अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करते हुए इस कार्य में लगे रहे। चाहे बाहरी बाधा हमारे देश पर आए तो उसमें हमारे जो देशभक्त है और विद्या भारती के जो पूर्व छात्र है और हमारे विद्या भारती परिवार के, वो कहीं भी इसमें पीछे नहीं रहते हैं। मुक्त कंठ से दसों दिशा में गूंजे भारत मां की जय, यही हम चाहते हैं। विद्या भारती का यही सपना है। हम हमारे भैया बहनों को यह भाव जागरण करने का कार्य करते हैं, अनुशासित जीवन जीने का कार्य करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विद्या भारती ऐसी शिक्षा देती है जिसके कारण एक हमारे जो भैया बहन है उसका सर्वांगीण विकास है, और सर्वांगीण विकास यदि हो गया तो एक अच्छा व्यक्तित्व बनता, एक अच्छा व्यक्ति बनता, एक अच्छा नागरिक बनता, वही देश का नेतृत्व करता, चाहे किसी भी पद पर रहकर करे, चाहे नागरिक बनकर करे, क्योंकि नागरिक एक अच्छा नागरिक बनना भी बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव जन गण मन का पर्व महान, यह उत्सव जो है ये पर्व महान वास्तव में, और इसको इसलिए हम कहते हैं कि यह आजादी का अमृत महोत्सव इसको हम कहते हैं। और आज 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त को आदरणीय भाई साहब ने कहा कि किस तरह से देश खंडित हुआ, लेकिन हमने ये नहीं, हम आज भी इसको अखंड भारत संकल्प दिवस के नाम से इसको हम मनाते। हमारा स्वप्न है कि ये भारत पुनः अखंड बने,